हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए जो हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, उसमें हमने एक्साइज एक्ट का पार्ट 5 तक कवर कर लिया था, जो कि चैप्टर 6 तक था। आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 7 कवर करेंगे। चैप्टर 7 जो है सेक्शन नंबर 34 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये फुल ऑफ पेनल्टीज है ना। सारी इसमें पेनल प्रोविजंस आपको प्रोवाइड करे गए हैं, तो बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लेनेशन मांगती हैं, है ना। तो समझाने जैसा इसमें बहुत कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो पेनल प्रोविजंस है, मेयरली पेनल्टीज जिनमें प्रोवाइड करी गई है उनको स्किप करेंगे, और जो कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें कुछ क्रक्स है उनको हम देखेंगे आज। नो डाउट पूरे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी पेनल्टीज आपको अच्छे से याद करनी है, तैयार करनी है एग्जामिनेशन के लिए, है ना। लेकिन जो भी क्रक्स है वो हम डील करेंगे, अदरवाइज जो हमारा क्रैश कोर्स है वो कवर करने में काफी परेशानी हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपको किसी तरह कोई डाउट आता है, कुछ चीज समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ऐप पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इंदौर में रह रहे हैं तो विजिट कर सकते हैं अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। जो भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं और कुछ टाइम में लाइव लेक्चर्स हम लोग लेंगे, वो आप पे टाइम टू टाइम आपकी जो यूट्यूब है उस पर शो हो जाए, ठीक है। उसके साथ ही आप प्लीज इसको शेयर भी करिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि वो भी इन वीडियो से लाभ ले पाए। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर्स लेता हूँ उसकी एक टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है एप्लीकेशन पे। एडुहर्ट्स के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर लेता हूँ, जैसे आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहेंगे उनका टेस्ट मैं वहां पे कंडक्ट कर पाता हूँ, तो आप वो टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सेक्शन नंबर हम लोग देखेंगे 36 ई से। उसके पहले के जितने भी प्रोविजंस हैं सिर्फ पेनल्टीज प्रोवाइड करी गई है, तो आप कवर कर लीजिएगा उनको। इसमें बोलता है मजिस्ट्रेट टू रिक्वायर पर्सन टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है ना, इन्वॉल्व रहता है, क्रिमिनल एक्टिविटी इन द सेंस इस एक्ट में, एक्साइज एक्ट में अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है या कोई सस्पिशन है, तो मजिस्ट्रेट के पास में अधिकार है कि वो पूछे गुड बिहेवियर के लिए, है ना। ये याद रखिएगा, पब्लिक पीस वगैरह नहीं, यहाँ पे गुड बिहेवियर बात है कि क्यों ना आपके खिलाफ एक बॉन्ड साइन करवाया जाए आपसे, जिसमें कि आप क्या बोलेंगे, आप बताएंगे कि आप गुड बिहेवियर मेंटेन करेंगे थ्रू आउट दिस पीरियड। पीरियड कौन सा रहेगा, 3 साल के लिए, ठीक। ये बहुत सिंपल भाषा मैंने बता दी है। 3 साल के लिए गुड बिहेवियर वाला बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना रहता है, और इसके लिए एक शोकॉज नोटिस इशू होगा। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है मजिस्ट्रेट को, जो क्रिमिनल रहता है या जो सस्पेक्टेड पर्सन रहता है, तो फिर बॉन्ड से उसको छूट मिल सकती है, ठीक। विथ और विदाउट श्योरिटीज दोनों तरीके से ये हो सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारी 3 साल गुड बिहेवियर, ठीक। ये जो रहेगा ये सिमिलर प्रोविजन है आपका 110 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें भी गुड बिहेवियर वगैरह की जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उनकी बात करी गई है, और ये बॉन्ड एग्जीक्यूशन रहता है मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स के लिए, ठीक। सिंपल था, बहुत ज्यादा पूरा ही इस चैप्टर में कुछ भी समझाने लायक नहीं है, फिर भी हम देखते जाते हैं क्या क्या है। सेक्शन नंबर 42, ये भी सिंपल ही है, लेकिन इसको देख लेते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफेंसेस, whoever attempts to commit, whoever attempts to commit, ठीक, और अबेट्स एनी ऑफेंस या फिर अबेट्स एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस, ठीक। अगर कोई एक ऑफेंस है, से ए, ये एक ऑफेंस है, उसका अटेम्प्ट करा है या अबेटमेंट करा है ना, उकसाया है करने के लिए, तो वो जो ऑफेंस रहेगा उसकी जो पेनल्टी है उससे वो
चार्ज होगा, लायबल होगा उसकी पेनल्टी के लिए। ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 43। In prosecution under section 34, 35, 36, it shall be presumed until the contrary is proved. ये सेक्शन नंबर 34, 35, 36 इनकी बात करी गई है ना। इसको अच्छे से याद रखिएगा 34, 35, 36 को। इसमें क्या कहा गया है कि अगर इसमें कोई प्रोसिक्यूशन होता है, इसमें ऑफेंसेस कमिट हुए और प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो क्या माना जाएगा? इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। किस तरह का प्रिजम्पशन है ये? शैल वर्ड यूज हो गया तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर दैट सेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स। ठीक है। तो कौन सा ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, क्या है मुझे बताइएगा, है ना। एविडेंस एक्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे तो, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप मुझे बताइएगा और इस बात को जरूर ध्यान रखना ये कौन सा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमारा ये पार्ट सेक्शन नंबर 46 से 47 डी तक, ये हम एक बार देख लेते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो समझने योग्य हैं और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है ना। ये बात करता है आपके कॉन्फिस्केशन की। कॉन्फिस्केशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिहरण। ठीक। सेक्शन नंबर 46 ये बोलता है लायबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन। मतलब बस इतना समझो इसमें कि कोई भी ऐसी वस्तु है, आर्टिकल है जो यूज हुआ है फॉर मैन्युफैक्चर करने में, है ना, या कोई रिसेप्टेकल वगैरह है, या कोई यूटेंसिल है जहां पे वो रखी गई है ना, इंटॉक्सिकेंट ड्रग या इंटॉक्सिकेटिंग लीकर उनका स्टोरेज करा गया है। इस तरह से जो भी चीजें हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज यूज हो रही है इंक्लूडिंग एनिमल वगैरह, है ना, अगर ये चीजें पाई जाती है कि संलिप्त थी या रिलेट कर रही थी उस ऑफेंस से, उसमें यूटिलाइज्ड हुई हैं, तो उन सारी चीजों का क्या हो जाएगा? कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। ठीक। यही ये प्रोविजन बोलता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार आप रीड लगाइएगा। सेक्शन नंबर 47 ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन किस तरह से होगा ये समझना है। सबसे पहला पॉइंट, where in any case tried by him the magistrate decided anything is liable to confiscation under section 46 he shall order confiscation of the same। ठीक है। ट्रायल चल रहा है और मजिस्ट्रेट के सामने केस है और उसको लगता है कि हाँ ये चीजें रिलेट करती हैं ऑफेंस से, उनका कॉन्फिस्केशन होना जरूरी है, तो कॉन्फिस्केशन का क्या कर देगा? ऑर्डर दे देगा। कौन दे देगा? मजिस्ट्रेट। ठीक। यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात चल रही है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा प्रोविजो जो है वो बोलता है प्रोवाइडेड डेट वेयर एनी इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट। 47A में कलेक्टर जो है वो उसका एक दायित्व है कि कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट को एक इंटीमेशन देना जरूरी है। जो वहां का जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको एक इंटीमेशन प्रोवाइड कराना जरूरी है। और अगर कलेक्टर ने इस तरीके से कोई इंटीमेशन दिया है तो ये प्रोविजन उसकी बात करता है। तो क्या होगा? हैज बीन रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ऐसा इंटीमेशन कलेक्टर के द्वारा मजिस्ट्रेट ने रिसीव करा है। ही शैल नॉट पास एनी ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन एज अफोरसेड। तो इस तरीके का कोई कन्फिस्केशन ऑर्डर जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट देता है वो ट्रायल के दौरान नहीं देगा। ठीक। या ट्रायल स्टार्ट नहीं है तब भी नहीं देगा कि नहीं भाई आपने इंटीमेशन दे दिया तो मैं सीधे कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कर देता हूं। ये अधिकार है, ट्रायल के दौरान का ही अधिकार है मजिस्ट्रेट का। ठीक है। He shall not pass any order in regard to confiscation as aforesaid until the proceedings pending before the collector under section 47A has been disposed of। जब तक कि कलेक्टर के सामने ये जो प्रोसीडिंग्स है इस सेक्शन में वो क्या नहीं हो गई हो? डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हो गई हो और केस आगे बढ़ा हो, है ना, अपील वगैरह हुई हो, किसी और तरह की कोई चीज हुई हो, है ना। तो जब तक ये डिस्पोजल ऑफ नहीं होता तब तक यहाँ पे मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर देने का।
एंड इफ द कलेक्टर हैज ऑर्डर कॉन्फिस्केशन ऑफ द सेम अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन इतना 47A, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट पास एनी ऑर्डर इन दिस रिगार्ड। और अगर कलेक्टर ने कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे दिया है, कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे दिया है कलेक्टर ने, तो मजिस्ट्रेट उसमें किसी तरह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी तरह का कोई आगे ऑर्डर इशू नहीं करेगा। ठीक। दूसरा, when an offense under this act has been committed but the offender is not known or cannot be found, the case shall be inquired into determined by the collector who may order confiscation। अगर वो abscond हो गया है, मिल नहीं रहा है, उसका अता पता नहीं है ना, तो कलेक्टर क्या करेगा, अगेन कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर इशू कर देगा। आगे पॉइंट, प्रोविजो डेट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सीजिंग। लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगा कि ये मिला है 3 तारीख को और 5 तारीख को कलेक्टर ने ऑर्डर इशू कर दिया कॉन्फिस्केशन का, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 1 month वाली बात यहाँ पे करी गई है, इसको याद रखना। 1 month और 30 days में कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में, इस बात को मैं समझ, है ना। 1 month मतलब 1 month ही होता है, 30 day मतलब 30 day ही होता है इन लैंग्वेज ऑफ लॉ, इस बात को समझिएगा प्लीज। Provided date no such order shall be made until the expiration of 1 month from the date of seizing of the same which intended to be confiscated or without hearing any person। ठीक है, तो पहली बात तो 1 महीने के पहले आप कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते, ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना जरूरी है। अगर आप आदमी को जानते हो, पता पड़ गया है, तो आप एक बार उसको अपॉर्चुनिटी जरूर दीजिए। Provided further that if the thing is question liable to speed and natural decay or the collective opinion benefit of the owner। ठीक है, अब कोई चीज ऐसी है जो स्पीडी और नेचुरल डिके जिसकी प्रवृत्ति है, जल्दी से खराब हो जाएगी अगर उसका डिस्पोजल ऑफ नहीं करा गया है। डिस्पोजल ऑफ मतलब जो उसका उद्देश्य था, अगर कहीं पहुंचाना था और किसी तरीके से उसको किसी प्रोसेस से गुजरना है ना, और अगर वो नहीं गई तो खराब हो जाएगी वो चीज वस्तु। तो उसके लिए क्या रहेगा, कलेक्टर के पास में अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, उसका डिस्पोज ऑफ उस तरीके से कर सकता है। और कब कर सकता है, जब उसको लगता है कि ये निर्णय जो मेरा रहेगा ये ऑनर के बेनिफिट के लिए ही रहेगा। ठीक है, और जो थिंग है, आर्टिकल है, वो स्पीडी एंड नेचुरल डिके का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। द कलेक्टर मेड एनी टाइम डायरेक्ट इट टू बी सोल्ड। डिस्पोज ऑफ से मतलब वही है कि किसी भी तरह का कोई भी रूप हो सकता है डिस्पोजल के ना, सोल्ड भी उसमें से एक है। एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल एज नियर एज मे प्रैक्टिकल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड्स ऑफ सच सेल। ठीक, सिंपल। अब इसी का जो दूसरा पार्ट था हम देख रहे थे, सेक्शन 47A, वो देख लेते हैं। दोनों इंटरलिंक है, सेक्शन 47 और 47A, क्योंकि मजिस्ट्रेट बाउंड है कि कब तक वो नहीं कर सकता कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर, वो 47A में दे रखा है। तो अब देख लेते हैं इसको। Whenever any offense covered by clause A, B of subsection 34 is committed and the quantity of liquor found, 34 में आप एक चीज याद रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ लिकर, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 5 बल्क लीटर, है ना, ये याद रखिएगा, 5 बल्क लीटर। In the course of detection of offense exceeds 5 bulk liter, every officer empowered under section 52। अब एक जगह है बी, वहां पे लगा कि हाँ जो क्वांटिटी फिक्स करी गई है उससे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे रखी गई है। अब ये स्पॉट इंस्पेक्शन करने कौन जाएगा, स्वाभाविक सी बात है जो उस डिपार्टमेंट के, तो एक्साइज ऑफिसर जो हैं वो जाएंगे। अब उन्होंने देखा कि हाँ भैया क्वांटिटी तो यहाँ पे ज्यादा रखी हुई है, तो वो क्या करेंगे, वेल सीजिंग, है ना, इस बात को लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, कॉन्फिस्केशन और सीजिंग अलग अलग चीज है ना, इस बात को समझना। सीजिंग बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है कि आया है, आपने उसको उठा लिया, अपने कब्जे में ले लिया। कॉन्फिस्केशन का एक ऑर्डर निकलता है, फॉरफीचर भी एक अलग चीज है। ठीक है, सब अलग अलग बातें हैं ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्साइज ऑफिसर क्या करेगा, उसके लिए वर्ड यूज करा गया है सीजर का, है ना, उसको अपने जब्ती में ले लेगा। वेल सीजिंग एनी इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल इम्प्लीमेंट, जो भी आर्टिकल्स इंप्लीमेंट यूज करे गए हैं वहां पे, shall place on the property seized a mark indicating that same has been so seized। क्या कर देगा, एक मार्क लगा देगा, है ना, एक मार्क लगा देगा। या तो उसको अपने पोजीशन में ले लेगा, अगर कोई ऐसी चीज है जो मूवेबल है तो अपने पोजीशन में ले लेगा, और अगर नहीं है तो मार्किंग कर देगा उनके ऊपर। पोजीशन में लेके भी मार्किंग तो करनी ही है, ये एक अलग सी बात है ना, मूवेबल है तो भी मार्किंग करके पोजीशन में लेंगे, अदरवाइज मार्क करके वहां पे छोड़ देंगे और उसके बाद क्या होगा, and shall without undue delay either produce the seized property। अब मूवेबल है तो प्रोडक्शन हो जाएगा
ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने, और अगर नहीं है तो एक रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। ठीक है, और ये ऑफिसर कौन होगा? जिसके सामने प्रोडक्शन हो रहा होगा या रिपोर्ट पेश हो रही होगी। नोट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, यहां पे ये ऑथोरिटी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, इसके बाद में इसके पास में रिपोर्ट आ गई या फिर प्रोडक्शन हो गया, अब ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड कर देगा सेम रिपोर्ट को या फिर जो सीजर हुआ है आर्टिकल्स का, उनको किसके सामने? कलेक्टर साहब के सामने। अब वो क्या करेंगे, अपॉन प्रोडक्शन बिफोर हिम ऑफ द इंटॉक्सिकेंट एटसेट्रा ऑन रिसिप्ट और ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट अबाउट सच सीजर एंड it is satisfied that an offence has been committed and where the quantity of liquor found in excess of the 5 bulk liter, he may on ground to be recorded in writing order the confiscation of intoxicants। बस ये कुछ नहीं करेंगे, इनको लग रहा है कि प्राइमा फेसी कि हाँ भैया एक ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर सेक्शन 34, है ना, लिकर की क्वांटिटी ज्यादा पाई गई है, तो वो क्या करेंगे, वो रीजंस अपने लिखेंगे राइटिंग में और क्या कर देंगे, सीधे सीधे एक कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर इशू कर देंगे। He may during the pendency of the proceeding for such confiscation also pass an order of interim nature for the custody। ठीक, जब तक पेंडेंसी प्रोसीडिंग्स इनके पास में है कि फाइनली क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रायल चलते रहेगा, तब तक वो क्या करेंगे, कस्टडी वाली इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कि उनका डिस्पोजल किस तरह से करना है। अगर वो स्पीडी एंड नेचुरल डिके के हैं तो वो भी इसमें अप्लीकेबल हो सकती है चीजें। ठीक है, आगे, नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड अनलेस द कलेक्टर हैज सेंट एन इंटीमेशन इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्साइज कमिश्नर। लेकिन ये कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कब तक इशू नहीं कर सकता, जब तक कि एक इंटीमेशन नहीं दिया जाए। किसको नहीं दिया जाए? मजिस्ट्रेट साहब को, जो हमने 47 में देखा था, है ना। ये भी नहीं कर सकते जब तक कि मजिस्ट्रेट साहब को एक इंटीमेशन नहीं दिया जाए, तब तक कि कॉन्फिस्केशन नहीं कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब कौन होंगे? आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन ओवर द कंसर्न एरिया। ठीक, दूसरी बात इसी में एक पॉइंट है कि एक्साइज कमिश्नर जो है वो फॉर्मेट फिक्स करेंगे किस फॉर्मेट में इंटीमेशन दिया जाए, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इशूड नोटिस इन राइटिंग टू द पर्सन, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वाली बात फिर से आ गई, वो दी जाएगी कि भैया आपका जो क्लेम है वो आप कर सकते हो एविडेंसेस के साथ में कि ये सारी चीजें सही थी, लॉफुल थी। अफोर्ड अपॉर्चुनिटी टू पर्संस रिफर्ड अपॉन मेकिंग प्रेजेंटेशन गिव to the officer effecting the seizure and to the person who have been noticed under section। ठीक है, वही सारी चीजें सबको सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा और नोटिस दिया जाएगा। ठीक, सब क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइव लेक्चर बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब हम लाइव आए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। 47B, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। अब जो हमने 47 या 47A में जो देखे ऑर्डर्स, उनकी अपील किस तरह से होगी, तो एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन पास्ड अंडर सेक्शन 47A, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 47A की बात करता है। क्यों? क्योंकि ये तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था एट ट्रायल। ठीक है, तो 47A में किसने दिया है? कलेक्टर ने, तो इसकी अपील कहाँ होगी वो देख लो। एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर कॉन्फिगर पास्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 47A मे विद इन 30 डेज, सबसे पहले टाइम लिमिट 30 डेज, 30 दिन के अंदर, जो ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर प्रीफर एन अपील टू द कलेक्टर कंसर्न और टू एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड। ठीक है, कलेक्टर सामने क्यों? अब आप बोलेंगे कि इन्होंने ऑर्डर दिया है तो इन्हीं के पास अपील क्यों जाएगी? वो इसलिए जाएगी क्योंकि ये प्राइमा फेसी ऑर्डर था ऑन सेटिस्फेक्शन, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके और ये सारी चीजें करके इंटीमेशन देके आपने एक ऑर्डर इशू कर दिया, लेकिन प्रॉपर जब वहां पे प्रोसीडिंग्स होगी उसके बाद में ही आप कॉन्फिस्केशन को कंफर्म कर सकते हैं। तो कलेक्टर के पास में अधिकार है कि आपने ये तो कर दिया, उसके बाद में आदमी ने बोला कि नहीं, किसी तरह के कोई इसमें गलत चीज हुई है,
तो वो कलेक्टर साहब के सामने ही क्या कर सकता है, इसके लिए अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स उनके सामने ही अभी चलेंगी, है ना। इसके अतिरिक्त द अपीलेट अथॉरिटी ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ सच मेमोरेंडम इशू नोटिस टू द अपीलेंट और टू एनी अदर पर्सन हु इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो भी एडवर्सली अफेक्ट हुआ है या जो आदमी है वो क्या कर सकता है, उसको नोटिस इशू करा जाएगा। ठीक है ना, अथॉरिटी नोटिस इशू करेगी। मतलब ये द अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर हियरिंग द पार्टीज टू अपील शैल पास एन ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास करेंगे, जैसे मैंने बोला कंफर्म, इधर कंफर्म हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, है ना, या मॉडिफाई हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। Provided he may pass such order of interim nature for the custody, disposal, etc. of confiscated article during the pendency of appeal. अब जब तक ये अपील पेंडेंसी में है, ठीक है, पेंडेंसी में है जब तक ये अपील, तब तक इंटरिम नेचर का एक ऑर्डर अथॉरिटी जो है वो पास कर सकती है, मतलब ये साहब पास कर सकते हैं। और ये किसके संबंध में रहेगा, ये रहेगा आपका इंटरिम नेचर फॉर कस्टडी, डिस्पोजल एटसेट्रा, वही किसी भी तरह का डिस्पोजल कस्टडी की बात है उसके संबंध में ये रहेगा। As may appear to him just or proper in circumstance of the case, but he shall not have power to stay the order of confiscation appealed against during the pendency of appeal. लेकिन एक बात बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिए समझ लो कि जब भी पेंडेंसी रहेगी अपील की, है ना, प्रोसीडिंग्स चल रही है, अपील देखी जा रही है, तो जो अथॉरिटी है वो किसी भी तरीके का जो कन्फिस्केशन का ऑर्डर हुआ है उसको स्टे नहीं करेगी, स्टे का आदेश नहीं देगी। इंटरिम आदेश दे सकती है लेकिन स्टे का नहीं देगी। अंडर सेक्शन 47B 47C में भी सेम बात करी गई है। 47C देख लो, 47C आती है रिवीजन की, है ना। एक तो अपील हो गई, अब इनके पास में अपील आ गई और इन्होंने एज इट इज रख दी है, जो भी वेरिफिकेशन नहीं वेरिएशन उसमें करे हैं उसको देखने के बाद में अगर फिर भी एग्रीड है कोई, तो वो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने रिविजनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा। कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे अथॉरिटी है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। कितने दिन में, अगेन 30 दिन का समय, विद इन 30 डेज, solely on the ground of illegality of order to the court of session, है ना। ग्राउंड क्या रहेगा, illegally of such order, illegality of order, ठीक। द कोर्ट ऑफ सेशन आगे उसको फिर अगर लगता है कि किसी तरह कोई इलीगलिटी हुई है नहीं हुई है, जो भी चीजें हैं वो सारे ग्राउंड्स देखने के बाद में कंफर्म कर सकता है, क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है, ठीक। आगे जो लास्ट हमने बात देखी थी स्टे वाली, वो जब भी इनके समक्ष भी चीजें रहेंगी पेंडिंग में है, तब तक स्टे किसी भी तरीके का कॉन्फिस्केशन ऑर्डर जो इशू हुआ है, पास हुआ है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना, स्टे नहीं मिलेगा। लास्ट प्रोविजन हमारा 47D। 47D ये क्या बात करता है, बार की, ठीक। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन टू ऑफ कोर्ट अंडर सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसमें किसी तरह के कोई बार करना, मतलब रोकना, सीमित करना उनको, ये पर्टिकुलर वर्ड ये रहेगा, सीमित करना, ठीक। Notwithstanding anything to the contrary contained in the act or any other law for the time in force, the court having jurisdiction to try offence covered by clause A, B, 34 on account of which seizure has been made shall not make any order, क्या ऑर्डर नहीं करेगी कोर्ट, shall not make any order, कौन सा, about the disposal, custody etc. seized after it has received from the collector an intimation about the initiation of proceedings, ठीक है। कलेक्टर के द्वारा अगर कोई इंटीमेशन आया है, कलेक्टर के द्वारा क्या आया है, इंटीमेशन आया है अबाउट इनिशिएशन की प्रोसीडिंग्स चालू हो रही हैं, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो कोर्ट को किसी तरह के कोई डिस्पोजल वगैरह का आदेश देने का अधिकार नहीं होगा, वो तब तक के लिए रुक जाएगा वहां पे, ठीक। बस इतनी सी बात है इसमें।
आगे पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज पेनल्टी, इसमें ऑथोरिटी आप देख लो, एक्साइज कमिश्नर, बस, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझने समझाने योग्य हो, है ना। कितनी क्या अमाउंट है वो सब आप देख लो, पढ़ लो, और कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे स्पेशल प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय एक्साइज कमिश्नर कलेक्टर, ठीक है, सिंपल है बाकी सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, उसमें हम एक्साइज एक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अभी तक जितने पार्ट हुए हैं ये पार्ट है आपका, और उसके बाद वाला जो रहेगा उसके भी टेस्ट आपको वहां पे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जैसे ये वीडियो डलता है आप जाके टेस्ट अटेंड भी कर सकते हैं देखने के बाद में। उद्देश्य जो है टेस्ट का बस वही है कि एक तरीके से रिवीजन हो जाए, आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत शॉर्ट में हम इसको देखेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर करेंगे, और उसके उपरांत हम सोच रहे हैं कि आपके टेस्ट कवर हो जाए, ताकि जो भी रिवीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का वहां पे हो जाए सिविल जज के लिए, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए, ठीक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, टेस्ट टाइम दीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।